नमस्ते। आज हम जीवन की चुनौतियों का सामना अध्याय के तीसरे भाग पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। पीछे हमने बहुत सी चीज़ें जानी, देखी कि तनाव, दबाव हमारे शरीर पर कैसा असर डालता है, हमारे विचारों पर कैसा असर डालता है। आगे हमारे यह हमारे स्वास्थ्य से संबंधित क्रियाओं को किस तरह प्रभावित करता है, हम किस तरह से इससे बच सकते हैं, किन उपायों को अपना सकते हैं, इन बातों की चर्चा आज हम इस अध्याय में करेंगे। तो देर ना करते हुए मैं इसे ज़रा-सा एडजस्ट कर लूँ और फिर फ्रॉम बिगिनिंग बस आ गई कोई अब अ, तो सबसे पहले हम जब ये देखेंगे कि दवा प्रतिरोधी जो व्यक्तित्व है उसकी क्या विशेषता होती है। तो कोबासा के अनुसार दृढ़ता, प्रतिबद्धता, नियंत्रण, चुनौती, ये 4 विशेषताएँ उन्होंने बताई है। लेकिन उसके पहले हम कुछ और भी बात करेंगे कि जब हम अपने जीवन को बिना किस ऐसे व्यक्तिगत संकटों का अनुभव किए, जो कुछ समय के लिए तीव्र दबाव उत्पन्न करते हैं, पूरा कर लें यह संभव नहीं है। अनेक व्यक्ति जीवन चलाते जाते हैं और अत्यंत सकारात्मक रूप से जीवन का पुनर्निर्माण कर लेते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है, तो हम देखते हैं कि अस्वास्थ्यकर दबाव के खतरे के विरुद्ध प्रतिरक्षण कैसे होता है। तो वो तब आती है बात दवा प्रतिरोधक व्यक्तित्व की विशेषता की। तो कोबासा ने अपने अध्ययन में यह देखा कि जिनमें उच्च स्तर के दबाव पाए जाते हैं जिन व्यक्तियों में और लेकिन उनमें अगर रोग का स्तर निम्न है, तो उनमें जो विशेषताएँ पाई जाती हैं, उनमें दृढ़ता सबसे पहले आती है। इसके बाद प्रतिबद्धता है, इसके बाद नियंत्रण, चुनौती। दृढ़ता अपने बारे में, संसार के बारे में तथा उनके बीच अंतःक्रिया के विषय में कुछ विश्वासों का एक समुच्चय होता है। इसका निर्माण जो कार्य हम कर रहे हैं, उसके प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, अपने जीवन पर नियंत्रण का बोध तथा चुनौतियों की भावना से होता है। दवा प्रतिरोधी व्यक्तित्व में नियंत्रण अर्थात जीवन के उद्देश्य तथा दिशा की भावना होती है। कार्य, परिवार, अपनी रुचियों, सामाजिक जीवन के प्रति प्रतिबद्धता भी होती है। अर्थात वे जीवन में परिवर्तनों को सामान्य तथा सकारात्मक समझते हैं, न कि कोई खतरा। प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की विशेषताएं नहीं होती। हम में से अनेक व्यक्तियों को सविवेक चिंतन तथा आग्रहिता जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट जीवन कौशलों को पुनः सीखना होता है, ताकि हम दैनिक जीवन की मांगों का बेहतर ढंग से सामना कर सकें। जीवन कौशल अनुकूली एवं सकारात्मक व्यवहार की योग्यताएं हैं, जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाती है। आग्रहिता एक ऐसा व्यवहार है या कौशल है जो हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं सुस्पष्ट तथा विश्वासपूर्ण संप्रेषण में सहायक होता है। उच्च आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की भावना आग्रही में प्रबल रूप से पाई जाती है। समय प्रबंधन। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का ही समय होता है, लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवन में औसत रह जाता है और एक सफलता के चरम पर पहुंच जाता है। कैसे? समय का महत्व देखकर। ये देखें कि ये घड़ी की सुइयां हैं और ये उसके चारों तरफ व्यक्ति अपने कार्यकलाप में व्यस्त हैं। बस तो आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, वह आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। समय का प्रबंधन सीखने से दवा मुक्त होने में भी सहायता मिलती है। सविवेक चिंतन। देखिए, एक व्यक्ति का ये मस्तिष्क है जो इसकी भावनाएं, इसके विचार, इसकी सोच, सारी चीजें उलझी हुई है। और यहाँ देखिए कि यह कितने सलीके से सोच रहा है, कितने तरीके से, कितने मतलब सुघर है, शांत मस्तिष्क से उसे एक आकार, एक स्वरूप सा देता नजर आ रहा है। सविवेक चिंतन में विकृत चिंतन का अभाव, गलत विश्वासों को चुनौती,
नकारात्मक भावनाओं का निष्कासन जैसी बातों का स्थान होता है। संबंधों में सुधार। संप्रेषण सुदृढ़ और अस्थायी संबंधों की कुंजी है। यानी कि हम जब दूसरों के साथ बातचीत करते हैं या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बातों को सुनते हैं, इसके अंतर्गत सुनना, अभिव्यक्त करना और दूसरों के मतों को स्वीकारना, चाहे वह आपके मतों से भिन्न हो, ये शामिल है। यहाँ देखिए कि कई व्यक्ति हैं और सभी अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं और सभी के विचारों को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति का विचार आपके विचार से नहीं मिलता है तो कदापि हिंसा का सहारा न लें, तनावग्रस्त न हो, बल्कि भिन्न विचारों का भी सम्मान करना सीखने से हम दबाव से बेहतर तरीके से उबर सकते हैं। स्वयं की देखभाल। हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर, विश्रांति को अपनाकर दैनिक जीवन के दबावों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं और शारीरिक और सामूहिक रूप से भी बेहतर तरीके से हम दबाव का सामना कर पाएंगे। इससे देखिए कैसे यहाँ एक, अगर मुझे स्नान करने की इच्छा है तो मैं स्नान कर रही हूँ और उसमें कुछ खुशबू की बूंदें डाल दी है जो मेरे मन मस्तिष्क को प्रसन्न करती है। यहाँ एक महिला है जिसे पेंटिंग टांगने का शौक है, वो अपने इस शौक को पूरा कर रही है। इसे लिखने का शौक है, इस महिला को बागवानी का शौक है, इसे योगा यानी कसरत करने का शौक है। तो ये सभी अपनी अपनी देखभाल, स्वयं की देखभाल के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है असहायक आदतों पर विजय। पूर्णतावाद, परिहार, विलंबन जैसी युक्तियां अल्पकाल तक ही दबाव का सामना करने में सहायक होती है। सकारात्मक स्वास्थ्य ही दबाव का सामना करने में लोगों को सक्षम बनाते हैं। सकारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत स्वस्थ शरीर, उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत संबंध, जीवन के उद्देश्य का बोध, स्थिति स्थापन, कार्यकुशलता जैसी बातें सामने आती है। अनेक ऐसे कारकों की पहचान की गई है जो सकारात्मक स्वास्थ्य के विकास को सुघड़ बनाते हैं, सुसाध्य बनाते हैं। पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कुशल क्षेम की अवस्था ही स्वास्थ्य है, न कि केवल रोग अथवा अशक्तता का अभाव। सकारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत निम्नलिखित निर्मितियां आती हैं: स्वस्थ शरीर, उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत संबंध, जीवन में उद्देश्य का बोध, आत्ममान, जीवन के कार्यों में प्रवीणता, दबाव, अभिघात, परिवर्तन के प्रति स्थिति स्थापन। स्थिति स्थापन पर हम अंत में चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखें कि किस तरह से हम इस असहायक आदतों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहला है आहार। हमें हमेशा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ये हम देख सकते हैं कि हमारे पौष्टिक आहार में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। ये प्रोटीन है, कैल्शियम, दूध में कैल्शियम है, ये अंडा है, ये हरी सब्जियां हैं, ये कुछ फल है। तो सारी चीज़ें हमारे पौष्टिक आहार में शामिल की जा सकती है। इससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता है। संतुलित आहार व्यक्ति की मन स्थिति को ठीक कर सकता है, ऊर्जा प्रदान कर सकता है, पेशियों का पोषण कर सकता है, परिसंचरण को समुन्नत, प्रतिरक्षक तंत्र को सशक्त बना सकता है। नियमित व्यायाम दवा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, ये व्यायाम के कई तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं। योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति। सकारात्मक स्वास्थ्य सकारात्मक अभिवृत्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविकता का सही प्रत्यक्षण, जीवन में उद्देश्य एवं उत्तरदायित्व की भावना का होना, भिन्न दृष्टिकोणों के प्रति स्वीकृति एवं सफलता और विफलता को समान भाव से स्वीकार करना सकारात्मक अभिवृत्ति है। यहाँ देखिए कि एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त है और हम इन तीनों चेहरों में सबसे ज्यादा पसंद इसे ही करेंगे। सकारात्मक चिंतन। सकारात्मक चिंतन की शक्ति दबाव का सामना करने और उसे कम करने में सहायक होती है।
आशावाद जीवन में अनुकूल परिणामों को प्रत्याशा करने के प्रति झुकाव है। यहाँ देखिए कि यहाँ जब आप देखेंगे तो ये एक व्यक्ति का मस्तिष्क है जो कि सकारात्मक चिंतन करता है, लेकिन इस व्यक्ति के मस्तिष्क में आप उल्टे अंगूठे को देख पा रहे हैं, यानी कि यह नकारात्मक चिंतन का प्रतीक है। तो हम हमेशा इस सकारात्मक चिंतन को स्वीकार करने की कोशिश करेंगे, न कि नकारात्मक चिंतन को। सामाजिक अवलंब ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व और उपलब्धता जिन पर हम विश्वास रख सकते हैं, जो यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें हमारी परवाह है। यह सामाजिक अवलंब यानी कि सामाजिक सहारे के रूप में हमारे सामने आती है। ये आपके मित्र हो सकते हैं, आपके समुदाय के सदस्य हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, कार्यस्थल पर आपके सहभागी हो सकते हैं, साथ काम करने वाले हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। यह सब मिलाकर एक सामाजिक सहायता का जंजाल या संजाल कह सकते हैं, नेटवर्क बनाता है। मूर्त अवलंब सामाजिक अवलंब मूर्त अवलंब के रूप में साधनों की सहायता के द्वारा हो सकता है। जैसे हम किसी की सेवा धन वस्तु देकर कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एक जरूरतमंद है जिसे एक टोकरी में उसकी जरूरत का सामान दिया जा रहा है। सूचनात्मक अवलंब परिवार और मित्र या समुदाय के सदस्य दबावपूर्ण घटनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी देकर सूचनात्मक अवलंब प्रदान करते हैं। बहुत सी सूचनाएं आती हैं, अगर एक जिन्हें इन सूचनाओं की जरूरत है, मान लिया जाए कि ये एक व्यक्ति है जिसे सूचनाओं की जरूरत है, उस तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इन सूचनाओं को हमारे परिवार मित्र समुदाय के सदस्य पहुंचाने में सहायक होते हैं। सामयिक अवलंब दबाव के समय कोई व्यक्ति दुख चिंता आत्मसम्मान में क्षति का अनुभव कर सकता है। ऐसे समय में सहायक मित्र परिवार सामयिक अवलंब उपलब्ध करा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ कोई मृत्यु होती है या अन्य कोई घटना होती है, समारोह होते हैं, तो हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, हमारे पड़ोसी हमारे सुख और दुख में शामिल होने के लिए अवश्य आते हैं। तो कहते हैं ना कि बांटने से, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। और बहुत सी दुखद घटनाओं के बाद हमारे आसपास का माहौल, व्यक्ति, मित्र ही होते हैं जो हमें उबरने में इससे मदद करते हैं। तो यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी बातें मैंने की है आप उसे समझ सकेंगे। अगर एक बार में समझ में न आए तो वीडियो को आप दोबारा सुनें। आप काम करते हुए भी वीडियो को सुन सकते हैं। हाँ, आपको चित्र दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप बार बार सुन सकेंगे। और इससे संबंधित जो कठिनाइयाँ आपके सामने आई होंगी इस अध्याय को समझने में, तो उसे आप नोट करते जाएंगे। मैं जब भी आपसे रूबरू होंगी तो कोशिश करूंगी कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और अब मुझे दीजिए विदा। मैं आप चौथे अध्याय के वीडियो के साथ पुनः